इधर उनके भीतर ज़बरदस्त एक विद्रोह जो है वो खड़ा होता ही जा रहा था, स्वयं के प्रति, अपने घर के प्रति, समाज के प्रति। जैसा भारत हो गया है, भारत के प्रति, और कहने की ज़रूरत नहीं, ब्रिटिश राज्य के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति भयानक विद्रोही हो गए थे वो, और संघर्ष से नीचे वो कोई चीज़ मानते नहीं थे। माँ से उनको एक पत्र मिलता है और माँ कहती हैं, अंग्रेज़ों के रास्ते पर नहीं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलो। किसी को पता भी नहीं लगा, क्योंकि कोई देख भी नहीं सकता था। अब दाढ़ी बढ़ गई है, लोगों ने तो यही देखा था कि वो क्लीन शेव्ड है। ये जो इन्फॉर्मर्स होते थे ब्रिटिश के, कौन होते थे? भारतीय ही तो होते थे। यही जाकर के वहाँ पर मुखबिरी करके आते थे और क्रांतिकारियों को फांसी करवाते थे। एक आदमी जो एक ट्रेंड सोल्जर नहीं है, वो समुद्र के नीचे इतने दिनों तक रह रहा है, और ये उन दिनों की प्रिमिटिव सबमरीन्स हैं, उसे कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा? नमस्कार। आचार्य जी, अभी इस माह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और मैंने देखा कि आजकल नेताजी के बारे में काफ़ी बात की जाती है। पिछले कुछ समय में उनके विषय में काफ़ी लोगों की मतलब कह सकते हैं कि रुचि बढ़ गई है। पर मैं हमेशा देखता हूँ कि जो प्रश्न रहता है वो इसी बात पे होता है कि नेताजी जीवित हैं या नहीं, जो जापान में उनकी दुर्घटना हुई थी उसके बाद। ये प्रश्न कोई नहीं पूछता कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने मतलब जो क्रांति करी थी वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। अभी कुछ दिनों पहले आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात की थी, वहाँ पर आपने उनके संघर्ष के बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था कि नेताजी के संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या उनका जीवन कैसा था। या जैसा आप हमेशा कहते हैं कि क्रांति का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, तो क्या नेताजी के साथ भी कोई ऐसा पक्ष जुड़ा हुआ है? ठीक है, साथ साथ चलना, बात करेंगे। तो इसी माह में दोनों महापुरुषों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, मनाए हमने। और हाँ, ये बिल्कुल है कि आज अगर नेताजी बोस की बात होती है तो ज़्यादातर इसी संदर्भ में होती है कि क्या सचमुच दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, या उसके बाद भी वो जीवित रहे थे। कुछ लोग गुमनामी बाबा आदि के संदर्भ में उनकी बात करते हैं। तो इस मुद्दे पर आज भी चर्चा रहती है, प्रश्न जीवित है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा दूसरा है। ये जो दोनों नाम लिए आपने, इनमें से दूसरा नाम पहले नाम के बिना हो नहीं सकता था। नेताजी स्वामी जी के बिना हो नहीं सकते थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। बहुत सारे उनके जीवन के पक्ष सामने लाए जाते हैं। उनके जीवन में वेदांत का कितना महत्व था, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में वेदांत कितना केंद्रीय था, ये बात आमतौर पर सामने नहीं आती है। और उनके जीवन में वेदांत को लाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, बंगाली परिवार था, पर उड़ीसा कटक में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, और पिता सरकारी नौकरी में थे, तो घर में स्थितियां और रुपया पैसा ठीक ठाक था। तो उनको उनके बड़े भाइयों के साथ भेजा गया था एक इंग्लिश स्कूल में, और वहाँ आरंभ में उनको कोई धार्मिक शिक्षा
या कोई बोध शिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिली। वहाँ पे ज़्यादा जोर ये रहता था कि कैसे जितने तरीके की इंग्लिश एजुकेशन हो सकती है, जिसमें कि ग्रामर, वोकेबलरी, इंटोनेशन, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर रहता था। तो उनकी आरंभिक शिक्षा ऐसे बीती। हालांकि घर में उनकी माताजी धर्मपरायण थीं, तो घर में वो भक्ति आदि के किस्से वगैरह उनको सुना दिया करती थी। तो पौराणिक कथाएं या महाभारत की कुछ कथाएं, इस तरह की जो बातें हैं वो उनको घर में मिल जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी स्कूल में उनको कुछ नहीं मिलता था। ये शुरुआत थी उनकी, में वेदांत कहीं नहीं है। उसके बाद वो आगे बढ़े, वहीं पर कटक में दूसरे स्कूल में गए। इस दूसरे स्कूल में उनका परिचय उपनिषदों से हुआ। वहाँ स्कूल में ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि मोटे तौर पर जितना बच्चों को समझ में आ सके, क्योंकि अभी वो मुश्किल से 10-12 वर्ष की अवस्था के ही थे, जितना बच्चों को समझ में आ सके, 10-12 साल के बच्चों को भी या 14 साल के बच्चों को, उतना उनको वेदांत का ज्ञान ज़रूर दिया जाए। कितनी ज़बरदस्त बात है। जबकि ये भी जो स्कूल था, ये कोई ऐसा नहीं कि बस भारतीयों द्वारा ही चलाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी इस स्कूल को चलाने वालों में, स्कूल के मालिकों में इतनी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें तो स्कूल में उस समय पढ़ाई जाती थी, बाइबल भी पढ़ाई जाती थी, ब्रिटिश इतिहास पढ़ाया जाता था, सब कुछ, जितना कुछ ब्रिटिश हो सकता था सब पढ़ाया जाता था। लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ थोड़ा सा वेदांत का ज्ञान भी इनको दे दिया जाए, क्योंकि इतना ब्रिटिश भी समझते थे कि भारत से अगर कोई एक चीज़ लेने लायक है तो वेदांत है। तो उपनिषदों को उनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में थोड़ी वहाँ पर जगह मिली हुई थी। यहाँ उनका पहली बार परिचय होता है वेदांत से। शुरुआत उनकी किससे हुई थी? शुरुआत उनकी हुई थी जो पूरा पश्चिमी ज्ञान है, पश्चिमी संस्कृति है, उनको स्कूल में सिखाई जा रही थी। पश्चिमी खान पान, रहन सहन के तरीके, ऐसे पहनना है, अंग्रेज़ी ही बोलनी है, और अंग्रेज़ी भी एक विशिष्ट लहजे में बोलनी है, उस लहजे में जिसमें कि आपको अंग्रेज़ी नौकरी मिल सके। वहाँ तैयार किए जा रहे थे भारतीय छात्र अंग्रेज़ी नौकरियों के लिए। तो अब यहाँ और घर पे उनको क्या माहौल मिल रहा था? घर पे उनको माहौल मिल रहा था विश्वास का, भक्ति का। जैसे महिलाएं आमतौर पे घर पे रहती हैं तो वो अपना जो जैसा घरेलू धार्मिक वातावरण बना के रखती हैं, उस पे उनका विश्वास था। उपनिषद उनके जीवन में आए और एकदम एक नई शुरुआत हो गई। और बड़े संयोग की बात थी कि उसी के कुछ दिनों बाद, इसी स्कूल में उपनिषदों से परिचय लेने के कुछ समय बाद, उनको एक दिन संयोग से अकस्मात ही अपने किसी रिश्तेदार के घर पर स्वामी विवेकानंद की कोई किताब मिल गई। आपको ताज्जुब हो रहा होगी, ये सारी बातें हम नेताजी के बारे में कर रहे हैं। इस तरह की बातें नेताजी के बारे में आमतौर पे आपने होती सुनी है। ये पक्ष हमारे सामने लाया नहीं जाता है ना, और ऐसे पक्ष लाए जाते हैं जिनमें गॉसिप ज़्यादा है, बस सेंसेशनलिज्म है कि सनसनी फैला दो, ज्ञान बहुत कम। ठीक, तो वो जाते हैं वहाँ पर। अब इसके उनके रिश्तेदार का क्या नाम था, कहाँ गए थे, क्या आयु थी, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक विहंगम दृष्टि से बता रहा हूँ। बाकी आपको जो डिटेल्स, विस्तार हैं, वो आपको स्वयं पढ़ने चाहिए। पढ़िएगा भी, आज और पढ़िएगा और कम्युनिटी पे लिखिएगा भी। तो वहाँ जाते, वहाँ उनको विवेकानंद की किताब मिल जाती है, और वो जो उपनिषदों से शुरुआत हुई थी वो तहलका बन जाती है। जीवन में भूचाल आ जाता, और अब किशोर हो रहे थे, बच्चे नहीं थे। जितना उन्होंने जाना, सुना, पढ़ा था, वो सब एक झटके में जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है, बिखरने लग जाता है, सब टूटने लग गया। तो लिखते हैं अपनी उनकी आत्मकथा, उसमें लिखते हैं कि इससे पहले मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे हेडमास्टर ही थे, और मैं उन्हीं को आदर्श मानता था, और मैं आज भी उन हेडमास्टर साहब का सम्मान करता हूं। पर विवेकानंद मेरे जीवन में आए नहीं कि हेडमास्टर एकदम पीछे चले गए। इतनी ऊंची
चीज विवेकानंद, उन्होंने मेरा हृदय ऐसे पकड़ लिया बिल्कुल, और किशोर हैं अभी, ये किशोर सुभाष की बात हो रही है, उन्हें ऐसे पकड़ लिया। अरे मेरी पुरानी सारी मान्यताएं ध्वस्त हो गई। स्कूल वालों के प्रति मेरा व्यवहार, साथियों का मेरा चुनाव, मेरे जीवन के लक्ष्य और घर के मेरे संबंध सब बिल्कुल छितरा गए। तो स्कूल में इन्होंने अपने ही जैसे लोगों का एक दल बनाया। और हैं ये अभी बहुत उम्र के नहीं हैं, पर ये लोग गंभीर दर्शन में संलग्न रहने लग गए। ये लोग अलग निकल जाया करें और बड़ी गहरी चर्चाएं किया करें, और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के साहित्य की चर्चा हो रही है। और अभी ये सब वही हैं, 8वीं 10वीं के लड़के हैं बस। तो अब स्कूल में कुछ इनका मजाक भी बने, लेकिन ये जितने थे ये सब पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। ये पढ़ने में भी अच्छे थे, तो स्कूल वाले ज़्यादा मजाक नहीं बना पाए। हमको ये तो पता ही है कि ICS में उनका 4था स्थान आया था, वो सब उसके बाद में आगे बढ़ के कुछ कर लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैट्रिकुलेशन में भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका 2रा स्थान आया था। तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से ही ICS में सफल हो गए थे, वो 12वीं में भी यूनिवर्सिटी टॉपर थे। उस समय मैट्रिकुलेशन भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता था। तो शिक्षकों को वो जैसा सम्मान दिया करते थे, वो वैसा सम्मान अब पाएं कि वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पहले शिक्षक ही बहुत बड़ी बात लगते थे कि वाह वाह क्या बात कह दी। अब उनके सामने कहीं और बड़े ऊंचे आदर्श आ गए थे। अब रामकृष्ण के साथ हैं, तो वहाँ से उन्होंने सीखा कि शक्ति के प्रति अनन्यता, कह रहे और कोई नहीं हो सकता। वे विद्रोही हो गए। अनन्य भाव का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं, मेरी पूरी निष्ठा एक के साथ ही है, किसी अन्य के साथ नहीं हो सकती। बोले कि मेरे लिए सबसे प्यारा मंत्र हो गया कि हे शक्ति, हे देवी, हम आश्रय तुम में लें, न कि माता पिता और बंधु बांधवों में। अब आप ऐसा करोगे तो माता पिता को कैसा लगेगा? तो हेमंत कुमार नाम से उन्होंने एक मित्र बना लिए थे। घर में आए दिन विवाद होने लगे। घर वाले कहीं तुमने जो मित्र बना लिया है यही तुमको बर्बाद कर रहा है, और उसी मित्र के साथ दूर दूर अपना निकल जाया करें, देर से लौटा करें। हालांकि इसके साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पे कोई प्रभाव नहीं आने दिया, पढ़ाई उनकी चलती रही, लेकिन अलग से उनका जो दार्शनिक विकास का पूरा कार्यक्रम था वो चलता रहा। तो एक तरफ तो स्कूल की पढ़ाई थी जिसमें वो अव्वल थे ही, और साथ ही साथ उससे समानांतर, उसके पैरेलल उनकी आंतरिक विकास की यात्रा चलती रही, जो कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य के साथ साथ चल रही थी। ये दोनों घर से भाग गए। ये दोनों घर से भाग गए। बोले काहे को भागे? बोले उत्तर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ देखेंगे कि, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो हिमालय को लेकर के और उत्तर भारत को लेकर के उनमें बड़ी उत्सुकता थी, तो भाग गए घर वालों को बिना बताए। खैर भागे। अब ये तो घर के सुकुमार थे, अच्छे घर में थे, वहाँ इनको लालन पालन अच्छा मिला हुआ था। उत्तर की तरफ निकले, भारत की गरीबी, बीमार पड़ गए तो वहाँ जो कुछ भी किया होगा, लड़के ही हैं अभी भाई, अभी तो ठीक से दाढ़ी मूछ ना आई हो। तो वहाँ से फिर दोनों लोग वापस लौटे अपने अनुभवों का पूरा भंडार लेकर के। घर पे खूब बहस हुई, खूब बहस, और ख़ास तौर पे पिता के साथ। इनके बड़े भाई थे, पांच बड़े भाई। बड़े भाइयों ने भी कहा ये कर क्या रहे हो तुम? तो कुछ सफल नहीं हुआ। तो कहते हैं अंत में माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बोले और कुछ तो मुझ पे सफल हो नहीं पाता और सब में झेल जाता, पर माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि ये तू कौन सी तरफ जा रहा है और ये सब नहीं होगा। बोले और मेरा ये हो चुका था कि जितना मैंने ठुकराया था अंग्रेजों द्वारा दी जा रही शिक्षा को, उतना ही मैंने ठुकरा दिया था सब ये जो घरेलू कर्मकांड और अंधविश्वास थे इनको भी। क्योंकि स्वामी जी का नज़रिया बहुत खुला हुआ था और बहुत उदारवादी था।
महिलाओं को लेकर के, प्रगति को लेकर, शिक्षा को लेकर के। भूलिएगा नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने, वो पहले थे जिन्होंने महिलाओं को स्थान दिया था। उनकी जो लक्ष्मीबाई विंग थी, वो याद है ना? हाँ, तो स्कूल से भी वो भागा करें और घर से भी भागा करें। स्कूल उनको भेजता था कि तुम जाओ पश्चिम की ओर। स्कूल उनके भीतर पश्चिमी संस्कारों का संचार करना चाहता था, और घर उनके भीतर प्राचीन भारतीय संस्कारों का संचार करना चाहता था। और उनको मिल गए थे विवेकानंद, जो कहते थे न तुमको कुछ चाहिए जो पश्चिम का है, और न तुमको कुछ चाहिए जो परंपरा का है, तुमको वेदांत चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस वेदांत में और गहरे घुसते ही जा रहे थे। उपनिषदों में, गीता में, उन्हीं में उनका मन लग गया था। ये लोग गीत भी बनाया करें और अकेले बैठ करके गाया करें। इनको सुविधा ये हुआ करती थी कि उस समय पर खाली जगह बहुत थी, और न मोबाइल था, न सीसीटीवी था। तो इनको देख पाना, इनकी निगरानी कर पाना या पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था। वैसे भी आसानी से पकड़ में आते नहीं थे। भारत से कैसे भागे थे पता ही है। तो पकड़ में आने वाले ही बचपन से नहीं थे। तो ये सब इनका अपना चलता रहा। फिर कलकत्ता में आए। अभी देखो कि क्या होता है जब आप वेदांत को अपना हृदय बना लेते हो। फिर कलकत्ता में आते हैं तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये थे। वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही लोगों को साथ लिया जिनमें वेदांत के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के लिए संघर्ष करने का भाव था। और राष्ट्र से इनका आशय यही था, ऐसा राष्ट्र जो वेदांत के आधार पर खड़ा हो वही राष्ट्र कहलाने योग्य है। नहीं तो देश हो सकता है, राष्ट्र नहीं हो सकता। तो ये लोग अपना इस तरह चला करें। तो इनके एक शिक्षक हुआ करते थे ओटेन नाम से। ओटेन अंग्रेज थे जाहिर है। अब ये बातें करें गीता की और वेदांत की और भारत की, तो ओटेन साहब ने एक दिन बड़ी ज़ोर से मजाक बना दिया कि ये तो ऐसे ही हैं, ये क्या बातें कर रहे हो तुम गुलाम लोग, तुम कौन से अपने वेदांत की बात करते हो। बोल दिया होगा ऐसा कुछ। अब इसके हमें कोई विस्तार मिलते नहीं, या हैं भी तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या बोल दिया था, पर कुछ बोल दिया। उसके 2 दिन बाद कुछ अजीब सा हुआ। ओटेन साहब कहीं उतर रहे थे सीढ़ियों से, तभी अचानक सीढ़ियों की लाइट बंद हो गई और 5-10 जवान लड़के उनके ऊपर कूदे और उन्हें हाथ से नहीं मारा, सिर्फ चप्पलों से मारा। कुछ पता ही नहीं लगा किसने मारा, और पटापट ओटेन साहब की पिटाई चल रही है। और जो कुछ भी बोल सकते थे बोल रहे हैं, और ये जो पीट रहे हैं इन्होंने अंधेरा कर दिया और ये कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ चप्पलें चला रहे हैं, छुआ भी नहीं उनको, बोले हाथ से कच। अंधेरा कर दिया। तो जिन्होंने मारा वो थोड़ी युक्ति भी रखते थे, बुद्धि भी रखते थे, बिल्कुल अंधेरा। खैर मार पीट के जब लौट रहे थे तो एक चपरासी की नज़र पड़ गई लौटने वालों पर, उनमें भी एक को उसने पहचान लिया। बड़ी सनसनी मची, अखबारों में छपा, हल्ला मच गया। अंग्रेज पिटा है, वो भी प्रोफेसर। वो चपरासी ने पहचान लिया था कि ये सबसे आगे आगे यही थे, सुभाष चंद्र, और सबसे जोर से इन्होंने ही मारा है। तो इनको निकाल दिया गया। जो सबसे मेधावी छात्र था यूनिवर्सिटी का, उसको स्कूल से, उसको यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकाल दिया गया। प्रेसिडेंसी से उनको निकाला गया है। और पिता उनके बड़े रसूख वाले आदमी थे, अंग्रेज़ों में भी वो अपनी पहुंच रखते थे। तो उन्होंने बहुत सोर्स लगाया और सोर्स लगाया तो 6 महीने जाने साल भर बाद बड़ी मुश्किल से उनको यूनिवर्सिटी के ही किसी दूसरे कॉलेज में दे दिया गया। कहा गया पिछले कॉलेज में इसने बहुत दोस्त यार बना लिए हैं और ये फिर पीटेंगे किसी को, तो किसी दूसरे कॉलेज में उनको एडमिशन दे दिया गया। इधर उनके भीतर ज़बरदस्त एक विद्रोह जो है वो खड़ा होता ही जा रहा था, स्वयं के प्रति, अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, जैसा भारत हो गया है भारत के प्रति, और कहने की ज़रूरत नहीं ब्रिटिश राज्य के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति।
भयानक विद्रोही हो गए थे वो, और संघर्ष से नीचे वो कोई चीज़ मानते नहीं थे। खैर, घर में सरकारी नौकरी का माहौल था, पिताजी की भी प्रोन्नति होती जा रही थी, तो इनको कहा गया बेटा तुम जाओ ब्रिटेन। ये मैं विस्तार से सुना रहा हूँ, सुनाऊँ या ठंड लग रही है? हाँ, और दूसरा मौका मिलेगा नहीं, अभी उनकी जयंती है तो सुनाई दे रहा हूँ। तो कहा गया कि तुम जाओ वहाँ पे और वहाँ से ICS की तैयारी करो। अब इसमें बीच में बहुत सारे और छोटी छोटी बातें हैं, वो सब उपयोग किए, उसे आप लोग खुद पढ़ें। तो वहाँ पहुँचे, अब वहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करते करते बार बार अपने आप से पूछ रहे हैं ये मैं कर क्यों रहा हूँ? ये क्या मुझे इनकी नौकरी करनी है क्या? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो इसी उधेड़बुन में उन्होंने अपना एक पेपर भी खराब कर लिया। एक पेपर था जिसमें संस्कृत लिखनी थी शायद, तो उसको उन्होंने कहीं रफ पे लिख दिया और मेन कॉपी पे लिखना ही आधा अधूरा, वो भूल गए। तो उन्हें यही लग रहा था कि मेरा तो चयन सिलेक्शन होगा भी नहीं, और 6 ही कुल सीटें थी, 6 कुल सीटें थी। खैर, जो उनका जो प्री फाइनल राउंड था उसमें उनका 4था स्थान आ गया। तो जो हम कहते हैं ना कि उनका सिलेक्शन ही हो गया था, उस सिलेक्शन से पहले वाली स्टेज थी। अब आखिरी जो चीज़ थी उसके लिए इनको बुलाया गया कि भाई 6 लोग हैं, 6 में से आप भी हैं, आइए आपका अब जो चयन की आखिरी राउंड की जो प्रक्रिया है वो होगी। और वो आसान थी, उसको वो निकाल ही लेते, कोई मुश्किल नहीं था उसमें, उसको निकाल लेते। उसमें उनसे कुछ कानून विषयक प्रश्न थे और शायद घुड़सवारी की परीक्षा वगैरह ली जाती है, वो निकाल लेते। पर तब तक उनको पक्का होने लग गया था कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। बोले जो क्रांति मुझे लानी है वो सरकारी नौकरी करके थोड़ी ले आ लूँगा। अब ये बात उन्होंने घर पे बता दी। घर पे जो रोना पीटना कोहराम मचा भयानक, बोले कर क्या रहे हो तुम, ये वो। बच इसलिए गए क्योंकि वहाँ कलकत्ता और ये बैठे वहाँ ब्रिटेन में, तो घर वालों की कोई सीधी पहुँच नहीं थी, और घर से ज़बरदस्त इन पर भावनात्मक किस्म का दबाव पड़ने लग गया। इनको समझ में ना आया कि करें क्या, बहुत सारे प्रश्नों से उलझे हुए थे, सीधा सीधा निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि नहीं मुझे ये नौकरी अंग्रेज़ों की नहीं ही करनी है, ICS। तभी उन्हें अपनी माँ से, बड़ा अनपेक्षित यहाँ पर कुछ होता है, माँ से उनको एक पत्र मिलता है और माँ कहती हैं अंग्रेज़ों के रास्ते पर नहीं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के माँ ने पत्र लिखा, क्योंकि ये जो बात है ये 1919 के आसपास की है, 1921 की। और कौन सा उस वक्त आंदोलन चल रहा था 1921 में? हाँ, तो गांधी जी उस वक्त घर घर का नाम बन चुके थे। तो माँ ने महात्मा गांधी का नाम लेके लिखा कि मत करो अंग्रेज़ों की नौकरी, तुम इनके साथ आओ। तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने तत्काल अंग्रेज़ों को लिखा कि काइंडली डू नॉट कंसीडर मी फॉर द फाइनल राउंड, मैं जा रहा हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर एक कोर्स था, उसके लिए उन्होंने एनरोल करा था, BA था शायद, तो उसको भी उन्होंने आधा अधूरा छोड़ा। उसका उन्होंने आधे मन से कुछ उसका जा कर के जो आखिरी वर्ष था उसको पूरा करा। तो जो इतने मेधावी छात्र थे उस फाइनल कोर्स में उनकी 3rd डिवीज़न आई, उसको छोड़ छाड़ के उन्होंने वहाँ पे अपनी डिग्री डिप्लोमा जो था वो भी नहीं लिया। बोले जिसको लेना हो ले, मैं वो भी छोड़ के जा रहा हूँ। वो भाग के भारत आए और भारत आते ही सीधे गांधी जी के पास गए, सीधे। और गांधी जी उस वक्त बड़े, गांधी जी के पास जाते हैं, जो चर्चा होती है उस चर्चा में भी केंद्र पर गीता, क्योंकि गांधी जी बोला करते थे गीता मेरी माँ है। और गीता को ही आधार बनाकर सुभाष उतनी ऊंची नौकरी छोड़ के आए थे जिसकी उस समय सिर्फ 6 सीटें होती थी। बोले कि श्री कृष्ण अर्जुन को आराम करना थोड़ी सिखा रहे हैं, वो युद्ध करना सिखा रहे हैं ना, मैं भी युद्ध करूंगा। तो गांधी जी के पास इस उम्मीद से गए थे कि गांधी जी उन्हें युद्ध के रास्ते पर ढकेलेंगे। पर पहली ही मुलाकात में बात बहुत बनी नहीं। पर
कहा जाता है गांधी जी ने कहा कि अभी नौजवान है, अभी कुछ बातों को लेकर के जोश ज़्यादा है, धीरे धीरे समझ जाए। गांधी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, बोले स्वीकार कर लिया और उनको कलकत्ता कांग्रेस की ओर भेज दिया। तो वहाँ उनको चित्तरंजन दास मिले। चित्तरंजन दास थोड़ा ज़्यादा जो रेडिकल तरीके थे उनके प्रति खुले हुए थे, तो उनकी और सुभाष बोस की बनने लग गई। उसके बाद उन्होंने कई तरीके के आंदोलन करे हैं। कलकत्ता में इंडियन यूथ कांग्रेस थी, उसके वो प्रेसिडेंट भी बने हैं, फिर कांग्रेस के सेक्रेटरी बने हैं, और इस बीच में उनको 3-4 बार अंग्रेज़ों ने जेल भेजा है। और जितनी बार वो जेल से वापस आते उतनी बार वो और बड़े पद को अर्जित कर पाते। कलकत्ता के मेयर बने, और ये सब कुछ जेलों से वापस आते गए। एक बार जेल गए, वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और एक के बाद एक वो ऊंचे पायदानों पर चढ़ते चले जा रहे हैं। उनका मन लेकिन सदा संघर्ष की ओर था। संघर्ष के रास्ते पर वो वैसे ही नहीं चल पड़े थे। चूंकि कृष्ण आदर्श थे उनके, तो उन्होंने कहा कृष्ण भी तो गए थे पहले सुलह करने ही ना। तो उन्होंने यूरोप का दौरा लगाया और जा करके जितने कंजर्वेटिव पार्टी के ऊंचे से ऊंचे नेता थे उनसे बातचीत करी। और वो बातचीत कर सकते थे क्योंकि वो कांग्रेस के स्वयं पदाधिकारी थे। तो वो इस नाते, एक ऊंचे भारतीय राजनेता होने के नाते, वो ब्रिटेन गए और वहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे उनसे बोले मुझे आपसे बात करनी है और भारत के भविष्य को लेकर आपसे बात करनी है। ठीक वैसे जैसे स्वयं श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति दूत बनकर। लेकिन नेताजी का अनुभव क्या रहा? अभी वो नेताजी वैसे कहलाते नहीं थे। नेताजी उनको कहा गया बहुत बाद में, 1942 में उनको नेताजी, जब वो जर्मनी में थे तब से उनको नेताजी कहा जाने लगा। तो वहाँ उनका अनुभव ये रहा कि वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो ऐसी हमारी एक कॉलोनी से आया है, इससे क्यों मिले? दूसरे, अभी इसकी कोई उम्र भी नहीं, इससे बात करके हमें क्या मिलेगा? और तीसरी बात, ये बड़ी विद्रोही और आंदोलनकारी बातें करता है, रेडिकल है, इससे क्या बात करें? यहां उनको स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों से बातचीत से कुछ हासिल नहीं होगा, और दूसरी ओर कांग्रेस के तौर तरीकों से भी उनका मन उचटता जा रहा था। लेकिन उनकी भारत में लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो 1938 में फिर वो कांग्रेस के क्या बने? अध्यक्ष। 1 साल रहे, लेकिन वो कहते थे कि मात्र समाजवाद से नहीं चलेगा, हमें रेडिकल सोशलिज्म चाहिए। वो कहते थे कि हमें ऐसा सोशलिज्म चाहिए जो कम्युनिज्म की ओर झुका हुआ हो। समझ में आ रही बात? तो इस बात पर जो कांग्रेस के लोग थे, जो ज़्यादा पैसिफिस्ट थे, उनसे उनकी बनती नहीं थी। फिर 49 का कांग्रेस का चुनाव हुआ, उसमें भी वो बने, और नहीं 49 नहीं, 1939। और उसके बाद जो गांधी जी की उक्ति है तो प्रसिद्ध हो ही गई है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो जो कांग्रेस के बाकी पदाधिकारी थे उन्होंने असहयोग करना शुरू कर दिया था बोस के साथ। तो बोले जब तुम मेरे साथ काम ही नहीं कर सकते, अध्यक्ष मैं हूँ, और तुम रोड़े वगैरह अटका रहे हो, तो उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता वापस चले गए। और कलकत्ता में जा कर के उन्होंने आंदोलन करे अपनी ओर से। अब समय आ गया था विश्व युद्ध का। यही वो समय है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, 1939। और वो वहाँ पे कलकत्ता में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। बोले बहुत हो चुका, भारत से बात बननी ही नहीं है। कांग्रेस से भी उनकी जो आशा थी वो अब बहुत क्षीण हो गई थी। बोले जब कुछ और ही करना पड़ेगा। तो आप समझिए, आप सोचते हो कि आध्यात्मिक आदमी क्या करता है? बैठ के किताबें पढ़ता है। आध्यात्मिक आदमी सड़क पे उतरता है। आध्यात्मिक आदमी वो सारे काम करता है जो आपको लगता है कई बार कि शरीफों के होते नहीं।
आध्यात्मिक आदमी युक्ति जानता है, और साधारण सांसारिक लोग जब उसे घेरने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे सांसारिक लोगों को धोखा देना भी जानता है। नज़रबंद कर रखा था उनको घर में, तो बोले कि देखो भाई, मैं तो वेदांत का उपासक हूँ, और वेदांत में जो आखिरी बात होती है मौन। रमण महर्षि इसको सबसे ज़्यादा सफाई से अभिव्यक्त किया करते, तो कहते थे कि आत्मा माने मौन। बोले देखो, आखिरी चीज़ तो मौन है, तो मैं तो मौन व्रत पे जा रहा हूँ, और मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ना किसी को देखूंगा, क्योंकि वास्तविक मौन मात्र जिह्वा का निग्रह नहीं होता, समस्त इंद्रियां, तो कोई मेरे सामने भी ना पड़े। बोले हाँ, बिल्कुल सही बात है। और नेताजी की वेदांत निष्ठा से लोग परिचित थे, तो बोले नहीं, कह रहे हैं मौन में जा रहे तो जाने दो, अभी कोई सामने ना पड़े। वो मौन में रहे और दाढ़ी बढ़ा ली अंदर रह के, किसी को पता भी नहीं लगा, क्योंकि कोई देख भी नहीं सकता, तो अब दाढ़ी बढ़ गई है, लोगों ने तो यही देखा था कि वो क्लीन शेव्ड है। और ये करके किसी तरह से उन्होंने पठान का वेश पूरा बना लिया, और पठान का वेश बनाकर निकलते हैं, और जो वृतांत है वो कहता है कि लोगों ने उन्हें देखा भी, पर इतनी सफाई से उन्होंने वेश धारण करा था कि कोई पेशेवर अभिनेता उनके आगे पानी भरे। ये होता है आध्यात्मिक आदमी। ये थोड़े कि मैं तो देखिए साहब भजन कीर्तन करने वाला आदमी हूँ, ये सब तो सांसारिक स्वांग है, मैं स्वांग करना नहीं जानता, मैं नाटक करना कैसे जानता हूँ। नेताजी ने ज़बरदस्त नाटक करा, और ऐसा नाटक वही कर सकता है जो सचमुच गीता से ताकत पा रहा हो। लीला करना कोई हल्की बात होती है क्या? और आप अगर गीता के साथ नहीं हो तो गीताकार की लीला से भी क्या सीखोगे? फिर आप भी बस ऐसे ही खड़े रह जाओगे जैसे काठ का पुतला। तो वहां से निकलते हैं, वहां से बिहार गए, और बिहार से जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी वो स्टेशन का नाम ही उनके नाम पे कर दिया गया। अब वहां से पेशावर पहुंचे। पेशावर से पहुंचते हैं अफगानिस्तान। अब वहां से आगे निकलना था, और बने हैं पठान, और वही पठानों का इलाका, और पठानों की भाषा आती नहीं, पश्तो वगैरह कुछ। बोले दिक्कत ही कुछ नहीं, मैं पठान हूं, पर मैं गूंगा बहरा पठान हूं, तुम पकड़ कैसे लोगे मुझको? मैं कह रहा हूं ये करके दिखाओ ना आप लोग। मिट्टी के माधव बन के बैठे रहोगे कब तक? गोबर गणेश कब तक? चतुराई कहां है? तेजी कहां है? बल कहां है? युक्ति कहां है? या यही बोलते रहोगे हम क्या करें, हम तो कमजोर हैं, बेचारे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे जब आप कमजोर और बेचारे बन के आ जाते हो। मैं क्या करूं? आप जिनकी बात कर रहे हो उनको उस सल्तनत ने नजरबंद करा है, हाउस अरेस्ट करा है, जिसमें कभी सूरज नहीं डूबा करता था, और वो वहां से क्या तरकीब लगा करके भागे। तुम जानते हो कलकत्ता से पेशावर रेल से भी जाओ तो दूरी कितनी है? पेशावर भी कहां है? कोई लाहौर नहीं है पेशावर। पेशावर पाकिस्तान में भी और पश्चिम की तरफ है, तब भारत में ही था। और अफगानिस्तान, तब वहां कोई सड़क नहीं थी कि वहां बस में बैठ के जा रहे हैं, पैदल पैदल, और वहां से वो रूस में घुस रहे हैं। रूस में घुस के वहां से रोम पहुंच गए, रोम से जर्मनी पहुंचे। ये होता है युद्ध, ये होता है संघर्ष, युद्धस्व। समझ में आ रही है बात? हम किसी सार्थक काम के लिए उठ करके 2 किलोमीटर पैदल ना जा पाए अगर वाहन उपलब्ध ना हो। कितनी बार होता है, बोस्थल में होता है, लोग अपनी जगह आरक्षित करवा देते हैं और आते नहीं गए। क्यों नहीं आए? बोले वो हमें पता चला कि लौटते वक्त ओला नहीं मिलेगा। आचार्य जी छोड़ते हैं रात में 1-2 बजे, ओला का गोला चूसो तुम
कुछ हो नहीं सकता, वेदांत तुम्हारे लिए नहीं है। और बड़ा बुरा लगता है, एक सीट तुमने वहां अपने लिए रख दी, वहां पे कोई और आगे बैठ गया होता, तब लिखवा दिया कि हम आज रात को आ रहे हैं, गीता में बैठेंगे, आए नहीं। और इस पूरे खेल में 5-6 अलग अलग तरह के साधनों से उन्होंने यात्राएं करी, जिसमें से एक साधन उनके अपने पांव भी थे। बहुत लंबी लंबी दूरी तक पांव पांव चलते रहे। और ठंडे देश हैं वो जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन ठंडे देशों में क्या बन के? गूंगा बहरा पठान, ताकि कोई पकड़ न ले। जर्मनी जाते हैं, वहां पर जर्मनों ने उनसे सहयोग तो करा, पर पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि जर्मनों ने कहा कि देखिए, गांधी और नेहरू की तुलना में आप उतने अभी जन सामान्य को स्वीकृत नहीं है, उतने पॉपुलर नहीं है आप, तो हम ये नहीं कर पाएंगे कि हम सीधे सीधे भारत पर आक्रमण ही कर दें। लेकिन इतना कर लीजिए, रोमेल का नाम सुना है आपने? द अफ्रीकन फॉक्स, जर्मन जनरल। रोमेल वो हैं जिनका नाम जो ब्रिटिश जनरल्स थे वो भी बड़ी इज्जत से लिया करते थे। अफ्रीका में एलाइड फोर्सेस की दुर्गति कर दी थी रोमेल ने। तो रोमेल ने बहुत सारे भारतीय भी पकड़ रखे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। ये कौन से भारतीय थे? जो अंग्रेजों के लिए लड़ने गए थे अफ्रीका में, तो इनको जर्मनों ने पकड़ लिया था और वो सब अभी जर्मनों के पास थे। तो ऐसे करीब 3000 भारतीयों को नेताजी को सौंप दिया गया, जर्मनों ने उनको नेताजी को दे दिया। तो उससे उन्होंने जो है एक इंडिया लीजन की स्थापना करी। बोले ये है हमारी सेना, इंडिया लीजन, और अब कुछ करते हैं। और फिर वहीं पे पहली बार उन्होंने जो इंडियन नेशनल रेडियो था, किस नाम से था वो? इसी नाम से था शायद, ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं रहा होगा, जो भी नाम था, तो उसकी भी उन्होंने वहाँ पर स्थापना करी कि ये है। और वहाँ वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह जर्मनों को समझा लें कि उन्हें भारत पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत विपुल संसाधन युद्ध में भारत से ही मिल रहे थे, मैन पावर खास तौर पे। बोले अगर आप भारत को जीत लोगे, अंग्रेज़ों को भारत से भगा दोगे, तो अंग्रेज़ फिर पूरा विश्व युद्ध भी हार जाएंगे। अब वो अच्छा होता या बुरा होता, वो बड़ी बहस की बात रही है कि अगर जर्मन और जापानी मिलकर भारत पे आक्रमण करके भारत से अंग्रेज़ों को हटा देते और भारत पर कब्जा हो जाता जर्मनों का और जापानियों का, तो क्या होता। और इसी बात को लेकर के क्रिटिसिज्म भी मिला है, आलोचना भी मिली है नेताजी को कि आप एक बीमारी को हटाने के लिए ज़्यादा बड़ी बीमारी को न्योता दे रहे थे। खैर, तो तभी 1942 आ गया और जर्मनों ने क्या कर दिया, वो रूस में घुस गए। नेताजी ने कहा अब इनसे कुछ नहीं हो सकता। रूस तो हमारा दोस्त था, वो चाहते थे कि रूस भी सहायता करे भारत से अंग्रेज़ों को भगाने में। यहाँ जर्मनी रूस पे ही आक्रमण कर बैठा। बोले अब कुछ नहीं हो सकता। तो हिटलर से मिले, एक ही बार मिल पाए हिटलर से बोले कुछ हो सकता हो तो बता दीजिए। हिटलर ने कहा अब तो मेरी सारी सेनाएं अब रूस में व्यस्त हैं, भारत अब मेरे प्लान्स में नहीं है। तो बोले मुझे जाने दो फिर। और बड़ी मेहनत से उन्होंने वहाँ पे उतने सालों में अपना इंडिया लीजन की स्थापना करी थी। उस आदमी का मैं आपको संघर्ष बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं। आप तो सोचते हो कि बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे ही कोई ड्रेस पहन के खड़ा हो जाता और नेताजी कहला जाता है, ऐसा नहीं होता। जान पे खेलना पड़ता है। किसी और से खून मांगने से पहले अपना खून बहाना पड़ता है। तो बोले मुझे जाने दो। और वहाँ वो जानते हो पीछे क्या छोड़ के आए? वो पीछे उन सब सैनिकों को तो छोड़ के आई जो तैयार खड़े हुए थे भारत के लिए लड़ने को और मरने को। उन्होंने जर्मनी में विवाह भी कर लिया था और उनकी बेटी भी हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को जर्मनी में ही छोड़ दिया। बोले जहां मैं जा रहा हूं वहां करोगे क्या? और कैसे आए? जर्मनों की यू बोट होती थी, सुना होगा, कुख्यात थी उनकी यू बोट। वो सारे जो अटलांटिक के जहाज होते थे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच के, वो यू बोट जाके उनको मार दिया करती थी। तो जर्मनी की एक यू बोट में बैठ के मेडागास्कर तक आए और सबमरीन है, पनडुब्बी है,
और वहां से एक जर्मन पनडुब्बी उनको लेकर के आगे गई, जाने जाने इंडोनेशिया या सिंगापुर तक, जहां जर्मनों का उस समय कब्जा था कुछ। पनडुब्बी से यात्रा देख रहे हो कितनी है, पूरी ऐसे घूम करके मेडागास्कर तक एक पनडुब्बी, और वहां पे उनको ट्रांसफर किया गया दूसरी पनडुब्बी में, वो उनको फिर लेके आ रही है ईस्ट एशिया तक। एक आदमी जो एक ट्रेंड सोल्जर नहीं है, वो समुद्र के नीचे इतने दिनों तक रह रहा है, और ये उन दिनों की प्रिमिटिव सबमरीन्स हैं, उसे कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा? ये सब बातें जब पता होती है ना, तब महापुरुषों के प्रति सम्मान आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। और ये बातें हमें कभी बताई नहीं जाती, ना हम श्रम करते हैं कि स्वयं इन्हें पढ़ें। मैं कहीं किसी गुप्त स्रोत से थोड़ी ये सारी बातें आपके सामने ला रहा हूं, ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, थोड़ी मेहनत करनी है, जाकर के पढ़िए। अब यहां आते हैं तो फिर से इनके काम वही प्रिजनर्स ऑफ वॉर आते हैं, युद्धबंदी। ये इस बार किसके युद्धबंदी हैं? पहले जो उन्होंने लीजन खड़ी करी थी वो किसकी थी? जर्मनी ने जो युद्धबंदी बनाए थे। अब यहां जो जापानियों ने बनाए थे, तो यहां पर रासबिहारी बोस ने पहले ही टोक्यो को केंद्र बना करके एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग स्थापित कर रखी थी। ये उनसे मिले, और फिर वहां आपने सब नाम तो सुने होंगे, भाई मोहन सिंह का नाम सुना होगा। तो इन सब लोगों को उन्होंने साथ लिया, और फिर उससे इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। अंडमान निकोबार को नाम दिया था उन्होंने शहीद और स्वराज। और मणिपुर में पहली बड़ी जीत थी, जिसके बाद वहां भारतीय ध्वज उन्होंने फहराया था। इरादा यही था कि जापानियों की मदद से भारत में प्रवेश करके अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। वो हो नहीं पाया। व्यवहारिक रूप से देखें तो बड़ा मुश्किल भी था, हो सकता भी नहीं था, पर उससे लहर बड़ी जबरदस्त पैदा हुई। देखो वही वाली बात, अर्जुन तू अपना कर्म कर, परिणाम किस रूप में आता है, कैसे आता है, तू फिक्र मत कर, क्योंकि तुझे कभी पता चल भी नहीं सकता। अब देखा जाए, अगर सिर्फ देखोगे, पूछोगे कि अच्छा बताओ टेंजिबली क्या पाया आईएनए ने, तो टेंजिबली तो कुछ भी नहीं पाया। टेंजिबली तो कुछ भी नहीं पाया। मणिपुर में घुसे थे, उसके बाद वहां भी हार हो गई, तो बर्मा में चले गए। बर्मा में जापानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से थोड़ा लोहा लिया, फिर वहां भी हार गए। और फिर जब सिंगापुर भी छिन गया जापानियों के हाथ से, तो आईएनए पूरी तरह से समाप्ति हो गई। और उसके बाद 18 अगस्त 1945, ये अगस्त 1945 सुनते ही क्या याद आता है? हाँ, तो उसके बिल्कुल बाद, उसके तुरंत बाद, तो एक दिन वायुयान से जा रहे थे, और संघर्ष उनका, जापानियों पर परमाणु बम हमला हो चुका है, उन पे क्या दम बचा है, आईएनए की हार हो चुकी है, वहां भी क्या दम बचा है। जो जापानियों ने अमेरिका के साथ करा था, उसके बाद ये सब ये करते थे ना, कामिखेज अटैक्स करते थे, तो जो जापानी वायुसेना थी वो पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। जापानी लोग कैसे अमेरिका को लेके आए थे द्वितीय विश्व युद्ध में? पर्ल हार्बर। और पर्ल हार्बर में क्या करा था उन्होंने? तो एक काम जो अमेरिकन ने करा था वो ये था कि जापानीज एयरफोर्स को पूरा बर्बाद कर दिया था। उनकी बॉम्बिंग कैपेसिटी भी खत्म कर दी थी। सब उनके जो बॉम्बर्स थे, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, वो बहुत कम बचे थे। और उसी का एक नतीजा ये था कि जब कि जापानियों ने सुसाइडल अटैक शुरू कर दिए। तो कहते थे हमारे पास बम नहीं है तो हम ले जा करके प्लेन ही घुसेड़ देंगे तुम्हारे जहाज़ों पर। जहाज़ तो हट ही जाएगा, और एक जहाज़ की बहुत ज़्यादा कीमत होती है एक बॉम्बर की तुलना में। तो जापानियों के पास जहाज़ भी नहीं थे। हम 18 अगस्त 1945 की बात कर रहे हैं, जापान बिल्कुल हार चुका है। तो ऐसे ही एक खस्ता हाल जहाज़, और उसमें भी बहुत सारा सामान ले जाना था, तो उसको खूब लोड कर दिया गया। उसमें नेताजी भी बैठे हैं, और उनके साथ उनके सहायक थे, रहमान नाम से थे शायद, ये लोग बैठे हुए हैं, और भी लोग थे। तो वो प्लेन है, वो प्लेन चल रहा है, वो उस पर इतना वजन था वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। वो उड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद उसका इंजन ही निकल के गिर गया, इतना लोड था।
लेकिन बहुत ऊंचाई नहीं थी तो वो गिरा तो बच गए नेताजी। वो ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश में ही मर गए थे, वो पड़े हुए थे भीतर और प्लेन के भीतर ही पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी नहीं थी, लेकिन प्लेन में लग गई थी आग। और बहुत सारा गैसोलीन गिर गया था उनके ऊपर। गैसोलीन जानते हो ना, फ्लेमेबल होता है। पिछले दरवाजे के सामने वही बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से निकल नहीं पा रहे। अगले दरवाजे के सामने आग लगी हुई थी, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो वो अब उनके ऊपर पूरा ये गिरा हुआ है, वो अगले दरवाजे से होके अब कुछ नहीं कर सकते थे, तो भागते हुए गुजरे वहां से। उतनी देर में कपड़ों ने आग पकड़ ली। कपड़ों ने आग पकड़ ली तो वही 3rd डिग्री बर्न्स हुए। अब ये सारी बातें कहीं किसी कैमरे में कैप्चर्ड नहीं है, ये सारी बातें भी हमें दूसरों ने बताई हैं, तो वहाँ से हमें पता चली हैं। ये सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, पर जो हमारे पास वृतांत आया है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देखो इसमें कितना अपने आप को जलाया जाता है। एक आदमी जो वेदांत के क्षेत्र में प्रवेश कर देता है, जो गीता को अपना आदर्श बना लेता है, वो कितने जबरदस्त संघर्ष को सुपुर्द कर देता है अपने आप को। तो दौड़ते हुए निकले कि मैं अगले दरवाजे से निकल जाऊंगा। वहां बीच में आग थी, उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली। जब तक आग बुझाई गई तब तक उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स हो गए थे। अब वो भी बहुत सारे सर पे, चेहरे पर। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोले वो होश में थे, और होश में ही नहीं थे। वो जो उनके लिए है, आप लोग पढ़िएगा, देख लीजिएगा कि क्लियर माइंडेड थे। बोले इतने बर्न्स के बाद डॉक्टर कहता है मुझे पता था बच नहीं सकते, पर फिर भी वो साफ बात कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि दिग्भ्रमित हो गए हों, जो कि होता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन सब होने लग जाते हैं जब आपको इतनी चोट लगी होती है। बिल्कुल साफ थे। को उपचार करने की जो कोशिश की जा सकती थी की गई, पर कोमा में चले गए और कोमा में जाने के कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो बात है ये हमको सेकेंड हैंडेड तौर पे मिल रही है और इसका कोई बहुत साफ प्रमाण नहीं है। इस कारण बहुत बाद तक हमने ये उम्मीद बनाए रखी है कि नेताजी शायद जीवित हों। वो जो उम्मीद है उसमें तथ्यात्मकता कुछ होगी, लेकिन आशा ज़्यादा है। आशा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमें सचमुच ऐसे महापुरुष चाहिए होते हैं। तो फिर वो जो उम्मीद होती है वो समझ में आती है कि हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहें। उन्नीस 1912 के आसपास से, 15 साल के थे तब वो 1912 में, 1912 से लेकर 1945 तक लगातार, 48 के थे जब उनकी मृत्यु हुई है। लगातार आप क्या देख रहे हो? संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। और उनके और महात्मा गांधी के रिश्तों को भी लेकर के बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी को शोक बहुत हुआ था। पर जैसे सुभाष बोस ये कहने में नहीं कतराते थे कि मैं महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उनसे सहमत नहीं हूँ, वैसे ही महात्मा गांधी ने भी ये कहा कि हाँ, बहुत बड़े देशभक्त थे, भले ही उनकी दिशा से मैं सहमत नहीं हूँ। असल में जैसे 1942 में नेताजी कह करके सुभाष चंद्र बोस को विभूषित किया गया, उसी तरह 1944 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा भी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो उनकी आपस में बड़ी अद्भुत केमिस्ट्री थी, जबरदस्त समीकरण। ब्रिटेन से आते ही सबसे पहले बंबई में जा करके मिले थे बोस गांधी जी से ही, और इनमें आपस में असहमति लगातार बनी रही। लेकिन 20 साल तक गांधी जी के साथ कांग्रेस में रहे सुभाष बोस और फिर छोड़ छाड़ दिया।
क्या ज़रूरत थी उन्हें ये सब करने की? खाते पीते घर से थे। उस समय बहुत लोग शिक्षित नहीं होते थे, वो शिक्षा में अव्वल नंबर पे थे। शिक्षित ही नहीं है, आईसीएस जैसी परीक्षा उन्होंने पास कर ली, सब कुछ तो उनको मिला हुआ था, सब कुछ मिला हुआ है। क्या ज़रूरत थी छोड़ने छाड़ने की? क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है आगे बढ़ते रहो, चरैवेति चरैवेति। जब मुक्ति नहीं है अभी तो यात्रा कैसे रुक गई अभी? तो यात्री ही रहे जीवन भर, और उनके जैसी यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। भारत का संघर्ष, भारत की लड़ाई उन्होंने पूरी दुनिया में जाके लड़ी। लड़ाई भारत की वो भारत से बाहर जहां जहां हो सकता हर जगह रहे हैं। दुनिया भर में हर जगह जहां हो सकता था वहां से सहायता पाने की कोशिश की, कहीं मिली कहीं नहीं मिली, पर उनका संघर्ष यथावत रहा। और हम कह रहे थे कि यही नहीं देखा जाना चाहिए कि आईएनए की पराजय हो गई या नेताजी का देहांत हो गया। 300 आईएनए के कैदी थे, अंग्रेजों को उन्हें छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि भारत में जबरदस्त आक्रोश उठ रहा था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। दिल्ली में उनमें मुकदमा चल रहा था, उन सबको फिर माफी दी गई, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, कई कारण थे। एक तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन दुर्बल हो गया था, एक ये कि लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी, एटली का नजरिया दूसरा था, और एक बड़ा कारण ये भी था कि जो ये ट्रायल हुआ था आईएनए के प्रिजनर्स का, उसमें भारत का जो आक्रोश था उसने अंग्रेजों को दहला दिया था। और भी हुआ था, नेवल म्यूटनी एक हुई थी। तो हम कैसे जान लें कि आईएनए सफल रहा कि असफल रहा? बताओ तो। दिनकर कहते हैं ना, विजय क्या जानिए बस्ती कहां है, विभा उसकी अजय हस्ती कहां है। बसी वह जीत के हुंकार में है, छिपी या वो लहू की धार में है। कई बार विजय जीत के हुंकार में नहीं होती, कई बार विजय लहू की धार में छुपी होती है। हमको देख के लगेगा कि हार हो गई, हार नहीं हुई है, जीत हुई है। वो आपको बाद में पता चलता है जीत कैसे हुई है, वो बाद में पता चलता है। हमसे हमारे छोटे छोटे सुख और क्षुद्र सुविधाएं नहीं छोड़ी जाती। हम देर से सोए थे इसलिए उठ नहीं पाए, हमें जल्दी सोना है क्योंकि हमें सुबह फलाना काम करना है। ऐसे थोड़ा ही होता है। और साधना माने ये थोड़ा ही होता है कि तुम कहीं बैठ गए हो और आंख बंद करके जप रहे हो। साधना ये होती है जो भी आपने सुनी, इसको साधना बोलते हैं। वेदांत ये साधना सिखाता है। वेदांत में कोई आपको नहीं मिलेगा मेथड ऑफ मेडिटेशन। आत्मज्ञान और सार्थक कर्म, यही ध्यान की विधि है। अपने बंधनों को जानना और जीवन भर मुक्ति के लिए संघर्षरत रहना, यही ध्यान है, बस और कुछ नहीं। मुक्ति ध्येय है तो जीवन ही ध्यान है।
बताइए उदित। जी। सर, जैसे आपने भी पूरी उनके संघर्ष की कहानी बताई, तो मुझे उसमें दो तीन चीजें आपसे और पूछनी थी। जैसे नेताजी को भारत को बचाने के लिए भारत से ही बाहर जाना पड़ा। हम्म तो क्या ये करें? मतलब थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या करें अगर भारत ने अपनी सत्ता ऐसों को सौंप दी हो जो भारत में आज़ादी का काम होने ही न दें? क्या करें अगर भारत के प्रेमी को सबसे ज़्यादा विरोध भारतवासियों से ही मिल रहा हो? तो क्या करें? ये तभी थोड़ी हुआ, ये लगातार हुआ है। उतना बड़ा, तब भी 40 करोड़ की आबादी थी भारत की। उतना बड़ा देश गुलाम कैसे हो गया होता अगर देशवासी ही गुलाम होने को तैयार न होते तो? सुना है ना कि सब भारतीय एक जगह मिलके भी थूकें तो इतना बड़ा वहां पर तालाब तैयार हो जाएगा कि भारत में जितने मुट्ठी भर अंग्रेज हैं सब जाके डूब मरे। भारतीय खुद तैयार थे गुलाम बनने को, तो फिर भारत में रहना सुरक्षित कैसे? भारत के सबसे बड़े दुश्मन तो खुद भारतीय। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी 1921 में, मिलते हैं बोस वापस आकर के, और वही समय था जब भारत में हथियारबंद क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो रहे थे और फिर वो चले हैं लगभग 20 साल तक। तो भगत सिंह को जब फांसी हुई है, बाहर भीड़ खड़ी हो गई थी। जिसने फांसी दी वो एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद भगत सिंह के शव को कई हिस्सों में काटा गया। जिसने काटा वो भी एक हिंदुस्तानी था। उसके बाद उनके शव को पिछले दरवाजे से ले जाकर के नदी किनारे चुपचाप जला दिया गया। जिन सब ने मिलकर जलाया वो भी हिंदुस्तानी। हम क्या करें अगर भारतीयों को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत राष्ट्र तभी राष्ट्र है जब वो वेदांत के आधार पर खड़ा हो। नहीं तो हम बस छितराए हुए लोगों का एक गुट मात्र हैं, एक कबीले जैसे हैं जो किसी संयोग से कुछ लोग हैं साथ साथ रह रहे हैं, उनमें भौगोलिक कुछ निकटता है बस, मानसिक कोई निकटता नहीं। मानसिक निकटता तो वेदांत से ही आएगी ना। भारत बिखरा हुआ देश है क्योंकि भारत विश्वासों और मान्यताओं पर चलने वाला देश है। और विश्वास तो सबके अलग अलग होते हैं। विश्वास कैसे आपको संगठित करेंगे, वैसे विश्वास कैसे आपको एक करेंगे, और एक करने पर भी अभी आप लोग ढूंढ के लाओगे एकत्व पर, एकता पर भी। नेताजी ने एक अद्भुत नारा दिया था। जैसे हम कहते हैं ना कि उनका नारा है दिल्ली चलो, वैसे ही एक नारा था, वो उर्दू में नारा है, उसमें एकता की बात है। ये आप खोज करके आज कम्युनिटी पे लिखोगे। 3 शब्द हैं उसमें, जिसमें से एक शब्द एकता की तरफ है। तो एकता, सच्ची राष्ट्रीयता तो वेदांत से ही आएगी ना। और भारत को वेदांत के अलावा सब कुछ प्रिय है। कहने को हम धार्मिक देश हैं, पर धर्म के नाम पे रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं, मान्यता, विश्वास, कर्मकांड और जितना कुछ कराना है करा लो। समझदारी नहीं चाहिए, बोध नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, खुद की जिंदगी को नहीं देखना है, आत्मावलोकन नहीं करना है। नतीजा ये रहा है कि भारत राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय स्वयं रहा है। देखो, राष्ट्रीयता जो होती है ना, नेशनलिज्म, उसका हमेशा कोई आधार होता है। जर्मन नेशन का क्या आधार है? वो कहते हैं साहब हम सब आर्यन हैं। असल में उन्होंने नेताजी की भी मदद इसी नाते करी थी। बोलते थे भारतीय हैं, ये भी आर्यन है, ये हमारे भाई जैसे हैं, तो चलो मदद कर देते हैं। खैर वो अलग बात है, वो उनकी ओर से रहा होगा। तो उनके पास एक आधार है, वो बोलते हैं साहब हम आर्यन हैं। अब वो आधार गड़बड़ आधार था,
तो इसीलिए वो हिंसा में तब्दील हुआ ना। ठीक, पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उनकी राष्ट्रीयता क्या आधार था? बोले साहब हम सब एक मजहब के मुसलमान हैं तो हम तो एक राष्ट्र के। वो फिर गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ हो गई। लो फिर, क्योंकि ज्ञान तो वहां भी नहीं है, वहां भी बस ये बात है कि मेरी एक पहचान है, तू बंगाली मुसलमान, मैं पंजाबी मुसलमान, तो हम एक राष्ट्र हो गए। वो एक राष्ट्र चल पाया क्या? नहीं चल पाया ना। तरह तरह के आधारों से नेशंस तैयार होते हैं और वो आधार ज्यादातर गलत ही होते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है, समझदार लोगों ने, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल हैं, कि नेशनलिज्म बड़ी गड़बड़ बात है, राष्ट्रवाद बड़ी हिंसक बात है। अब भारत में तुम किस बात को आधार बना के राष्ट्रीय एकता लेके आओगे बताओ तो? खाल को बना सकते हो? नहीं बना सकते। जाति के आधार पे हम वैसे ही बटे हुए हैं। धर्म भी यहां एक प्रमुख धर्म है और उसके अलावा 3-4 और हैं धर्म, और वो भी कोई बहुत छोटी तादाद में नहीं है। नाक उधर चले जाओ तो चपटी है, और पंजाब चले जाओ तो ऐसी तीखी एक्विलिन नोज, कहीं ये बड़ी बड़ी आंखें, कहीं मृगनयनी। और बंगाल की तरफ जैसे जाओ तो हमारा क्या है एक जैसा? न खाल, न बाल, न नाक, न आंख। किस आधार पे तुम कहोगे कि हम एक हैं? खान पान भी अलग है। हम कहते हैं ना भारत में डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, विविधता, तो सब कुछ तो विविध है बाबा। बताओ फिर राष्ट्र एक कैसे होगा? राष्ट्र एक ही तरीके से हो सकता है, वेदांत के तरीके से, और वेदांत को भारतीय सम्मान देता नहीं। धर्म के नाम पे और ही पता नहीं कितनी चीजें चला रखी हैं। तो इसीलिए भारतीय में सच पूछो तो असली राष्ट्रीयता होती नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय ही भारत राष्ट्र का दुश्मन होता है। और दूसरे किसी आधार पर राष्ट्र बनाओगे वेदांत के अलावा तो वो राष्ट्र घातक हो जाएगा। पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर बनाया, घातक हुआ ना। देखा बांग्लादेश में कितनी हिंसा हुई थी 71 में। और वो हिंसा ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर ही हुई थी। पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमान को काट रहा था। बताओ धर्म कहां गया? मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा था। तो धर्म के आधार पर नहीं चलता, ज्ञान के आधार पर चलता है। और धर्म की बात कर रहे हो तो जर्मन ईसाई ब्रिटिश ईसाई को क्यों काट रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध में जिनको काटा वो सबके सब क्या थे? 70-80% मौतें तो उसमें ईसाइयों की हुई हैं। सब ईसाई एक दूसरे को काट रहे हैं। खाल का रंग भी नहीं चलता है। रूसी और जर्मन भिड़े हुए हैं, दोनों की खाल का रंग बोलो। एक साथ बता नहीं पाओगे, तुम्हारे आमने सामने खड़े कर दिए जाए कि रूसी कौन है, जर्मन कौन है, फ्रेंच कौन है, इसमें बताओ बुल्गेरियन कौन है, डच कौन है, क्या पता? हमें तो एकदम, उन्हें पता चल जाता है आपस में, फिर भी थोड़ा बहुत, हमें तो एकदम ना पता चले। तो सच्चा बंधुत्व, राष्ट्रीयता का अर्थ होता है हम बंधु हैं, हम एक हैं। हम किस नाते एक हैं कि तुम भी समझदार हो और हम भी समझदार हैं। और समझ को ही कहते हैं बोध, और बोध का स्रोत है वेदांत। विवेकानंद कहा करते थे वेदांत धर्म को धर्म कहलाने की तमीज देता है। वेदांत नहीं हो तो धर्म बस अंधविश्वास का पिटारा है। वेदांत हटा दो धर्म में से तो बस अंधविश्वास बचेगा। वेदांत है जो धर्म को तार्किकता देता है, सच्चा आधार देता है। नहीं तो फिर तो मान्यता है, मानते रहो, मैं भी ये मानता हूं, तुम ये मानते हो, मानते रहो। उसमें फिर कहां कौन किसी को भाई मानेगा? कौन कैसे कह दोगे? पंजाबी और उड़िया में क्या तुम लेके आओगे संबंध, बताओ? और जो हमारे उत्तर पूर्व के भाई बहन हैं उनका तुम किसी राजस्थानी से कैसे कोई रिश्ता बैठाओगे, बताओ? कोई नागालैंड से है, मणिपुर से है, वहां इतनी हिंसा अभी चल रही उत्तर पूर्व में, शेष भारत को बहुत अंतर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम्हें उनसे कोई रिश्ता ही नहीं दिखाई देता। कहते वो ऐसा पता नहीं दिखते, उतनी दूर के हैं, ऊपर से उनकी भाषा अलग है,
हम उनको जानते नहीं, हम कभी उनके प्रांत में गए नहीं, छोटा सा उनका प्रांत है, वो हम उनको कभी देखते भी नहीं, उनका धर्म भी बहुत अलग है क्योंकि उनमें बहुत सारे ईसाई हैं, हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना, मीडिया भी उनको नहीं दिखाता बहुत। भारत राष्ट्र तभी बन सकता है जब भारत के पास वो हो जो स्वामी विवेकानंद और नेताजी बोस के पास था। क्या? उपनिषद और गीता। इन्हीं के आधार पे भारत राष्ट्र बन सकता है। और जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो मेरा आशय किससे है? मैं शब्दों की नहीं बात कर रहा, मैं ज्ञान की और बोध की बात कर रहा हूं। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। कौन सा बोध? ये सबने आत्मबोध, स्वयं को जानना। जब हम स्वयं को जानेंगे तो फिर हम गर्व से कह पाएंगे मैं भी भारतीय और तुम भी भारतीय, क्योंकि हम दोनों में कुछ साझा है। क्या साझा है? तुम भी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हो आत्मज्ञान को और मैं भी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देता हूं आत्मज्ञान को। इस नाते हम में बंधुत्व है। अब भारत राष्ट्र हुआ। इसके अलावा और कोई आधार बनाओगे राष्ट्रीयता का तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर नेताजी जैसे लोगों को भारत से ही भागना पड़ता है। भारतीयों से ही समर्थन न मिले, भारतीय ही चुगली कर दे। ये जो इन्फॉर्मर्स होते थे ब्रिटिश के, कौन होते थे? भारतीय ही तो होते थे। यही जाकर के वहां पर मुखबिरी करके आते थे और क्रांतिकारियों को फांसी करवाते थे। भारतीय ही मुखबिरी करके भारतीयों को फांसी करवा रहे हैं। तभी तो आईसीएस को उन्होंने मना करा था, बोले मैं इन्हीं की सत्ता बढ़ाने के लिए मैं इनका एजेंट बन जाऊं, मैं नहीं बन रहा, आईसीएस जाना नहीं है मुझको। सर एक प्रश्न और भी था। जैसा आपने बात करते हुए बताया कि नेताजी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन या बापू की उपाधि दी थी। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे इतिहास में रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, नेताजी हो, महात्मा गांधी जी हो, इनके व्यक्तित्व इतने विराट कि उसमें ये बात भी शामिल है कि वह एक दूसरे का आदर करते हैं और साथ में कुछ बातों पर एक दूसरे से असहमति भी रखते हैं। पर ऐसा मैंने बहुत बार होते देखा है कि एक अलग तरह का डिवाइड एंड रूल शुरू हो गया है, जहां पे नेताजी के कुछ वक्तव्य उठाए जाते हैं जहां पर उन्होंने गांधी जी के विपरीत कोई बात कही थी, और गांधी जी की ऐसी बात उठाई जाती है जहां उन्होंने देखने पर नेताजी के विरोध में कोई बात कही थी, और फिर ऐसा दिखा दिया जाता है कि दो अलग अलग गुट हैं और इनका आपस में कोई परस्पर संबंध नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 20 साल तक काम करा है, 20 साल तक। और हमें ये तो पता है कि जब वो दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं तब गांधी जी की असहमति हो गई थी, पर वो दूसरी बार था, एक बार बन चुके थे, वो री इलेक्शन था उनका। और जब पहली बार बने थे तो गांधी जी के समर्थन से बने थे। गांधी जी के समर्थन के बिना कांग्रेस में कोई कुछ ना बनता। तो गांधी जी का आशीर्वाद उनके साथ था, असहमति भी थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का तरीका संघर्ष का था और वो वायलेंट मेथड्स के भी कुछ विशेष खिलाफ नहीं थे। वो कहते थे अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र क्रांति भी होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे सशस्त्र क्रांति भारत में बिल्कुल महंगी पड़ेगी, उल्टी पड़ेगी। तो मतभेद थे दोनों में, लेकिन 20 साल का अरसा समझते हो, 2 दशक तक दोनों ने साथ काम भी करा है। अब आज के समय में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तुम दिखा दो कि नहीं 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 ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, तो तुम सफल तभी हो सकते हो जब लोगों ने इतिहास पढ़ा ही ना हो। और इतिहास पढ़ने के लिए कोई आपको कहीं जा कर के आर्काइव्स नहीं निकलवाने होते, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री आप उसको ही पढ़ लीजिए तो भी पता चल जाता है। भारत को छोड़े हुए, कांग्रेस को छोड़े हुए 5 साल बीत चुके थे। उसके बाद नेताजी ने कहा ओ फादर ऑफ द नेशन। कोई ये भी नहीं आप कहोगे कि जब अच्छे दिन चल रहे थे, जब दोनों के बीच मिठास थी, तब संयोग से और धोखे से बोल दिया होगा राष्ट्रपिता। कांग्रेस को छोड़े हुए, भारत को छोड़े हुए 5 साल बीत चुके थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि गांधी राष्ट्रपिता हैं। अब ऐसे में कोई कहे कि नहीं, इन दोनों में तो लगातार बस 36 का ही आंकड़ा है,
तो वो इंसान और इंसान के रिश्ते को समझता नहीं है। कोई भी दो इंसान होते हैं, वो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे से हर बात में सहमत हों। कहीं सहमति भी है, कहीं असहमति भी है। उसको वो चीज़ जैसी है, तथ्य को वैसा का वैसा देखना चाहिए। जहां अ है उसको अ बोलो, जहां ब है उसको ब बोलो। ब को अ मत बनाओ, एंड वाइस वर्सा। हमें दोनों को देखना है। असहमति भी थी, असहमति भी थी। जैसा आपने भी कहा था कि हम नेताजी के बारे में और खुद भी पढ़ें, तो आपने जो उनके जीवन के बारे में अभी बातें बताई थी, वो कहाँ से हम मतलब पढ़ सकते हैं? इंडियन पिलग्रिम जो उनकी आत्मकथा है, लेकिन वो सारी बातें वहाँ समाप्त हो जाती हैं उनके ब्रिटेन प्रवास के साथ। अपने बारे में उन्होंने उतना ही बोला है। जो ICS वाला उनका एग्ज़ाम था ना, वहाँ तक उन्होंने स्वयं लिखा है आत्मकथा में। उसके बाद का तो अन्य विविध स्रोतों से ही पता लगेगा। आप इंटरनेट से शुरुआत कर सकते हो। इंटरनेट माने सोशल मीडिया नहीं बाबा, फेसबुक मत पढ़ने लग जाना। इंटरनेट पर भी इतनी हमें अक्ल होनी चाहिए कि रिलायबल सोर्सेस कौन से हैं, वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। और उसके बाद बहुत किताबें हैं जो उनके ऊपर लिखी गई हैं, आप जाइए उनको पढ़िए, प्रेरणा मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे भ्रम टूटेंगे और बड़ा उत्साह आएगा कि हम भी क्यों ना जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। और संगति भी अच्छी करनी होती है। मैंने उनका नाम नहीं है ना, जिनके साथ वो घर से भागे थे, आप खुद पता करिए। मैंने नाम वैसे बता दिया था तब, पर आप फिर खोजिए किसके, क्यों फिर तुम आउट कर रहे हो, चलो बताए। हेमंत कुमार। तो वो अपने आप में एक अलग बड़े नेता बन के निकले। ये होता है संगति का असर। छोटों की संगति करोगे छोटे ही रह जाओगे। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बस, तो गलत संगति मत करना।